रिएक्शन मैकेनिज़्म को डिटरमाइन करने वाली मेथड्स में से थर्ड मेथड हम ले रहे हैं आज आइसोटोप इफ़ेक्ट। आइसोटोप्स यूँ तो केमिकली सेम होते हैं, लेकिन केमिकली सेम होने के बावजूद भी जो उनका एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होने के कारण, जो हैवी आइसोटोप है, एटॉमिक मासेस में डिफरेंस होने के कारण या ज़्यादा एटॉमिक मास होने के कारण रिएक्शन की रेट कम हो जाती है या रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। तो इस तरह से हम रिएक्शन की रेट को देख करके या आइसोटोपिक इफ़ेक्ट को देख करके उसकी स्टडी करके फिर हम रिएक्शन मैकेनिज़्म डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ये जो आइसोटोपिक इफ़ेक्ट हैं ये दो तरह के हैं। पहला है प्राइमरी आइसोटोप इफ़ेक्ट और दूसरा है सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट। ये जो प्राइमरी आइसोटोप इफ़ेक्ट है ये तब इफ़ेक्टिव होता है या तब हम इसे काम में लेते हैं, तब इसकी स्टडी करते हैं जब जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो आइसोटोप के साथ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो रही हो। जैसे ये हम एक एग्ज़ाम्पल ले रही हैं अल्कोहल्स का, इसका ऑक्सीडेशन करवा करके हम इसको कीटोन में चेंज कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ये जो CH बॉन्ड है और नीचे वाली रिएक्शन में हम देख रहे हैं CD बॉन्ड, CH बॉन्ड और CD बॉन्ड। तो ये यहाँ पर ये जो CH बॉन्ड है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यहाँ पर चेंज आ रहा है या ये बॉन्ड टूट रहा है, जबकि नीचे वाली रिएक्शन में ये कार्बन ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो चूँकि हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप है, यानी कि इस रिएक्शन की रेट कंपैरेटिवली जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसकी तुलना में कैसी होगी, कम होगी। तो ये है प्राइमरी आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट। सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट वहाँ हमें देखना होता है जहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या जो वेग का जो निर्धारण पद है उसमें हैवी आइसोटोप का जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला प्रोसेस है वो एग्जैक्टली उस कार्बन पे ना होकर के एडजेसेंट कार्बन पे होता हो। तो अगर हैवी आइसोटोप एडजेसेंट कार्बन पर है जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है उसके एडजेसेंट पर है, तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना आकर के सेकेंडरी इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये CBr बॉन्ड है, यहाँ पर CBr यानी कि आइसोटोप जो है ब्रोमीन, ये CBr बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है। एक्चुअली में हम करवा रहे हैं यहाँ पर हैलाइड्स का, एल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोक्साइल आयन के द्वारा इस हैलाइड को हम रिप्लेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो CBr बॉन्ड है इसका ब्रेकिंग यहाँ पर हो रही है और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एग्जैक्टली इसी कार्बन पर है, ये मिथाइल ग्रुप। लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये जो आइसोटोप हमने लिया है वो कौन सा लिया है, ड्यूटेरियम। ये हैवी आइसोटोप हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ जो इफ़ेक्ट आएगा ये इफ़ेक्ट कैसा होगा, सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट, क्योंकि CBr बॉन्ड जो टूट रहा है वहाँ पर एग्जैक्टली आइसोटोप ना होकर के कहाँ है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर है। तो ये वाला इफ़ेक्ट है सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट। तो इस तरह से प्राइमरी आइसोटोप इफ़ेक्ट और सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट, इनके द्वारा भी हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वाली रिएक्शन में हमने देखा KH/KD की जो वैल्यू है, यानी कि हाइड्रोजन वाले या प्रोटॉन जहाँ पर है ऊपर वाली रिएक्शन में उसकी रेट, और जो नीचे वाली रिएक्शन में हैवी आइसोटोप है इसकी रेट। तो KH/KD का जो रेशियो है वो है 1.1। तो इसके द्वारा भी हम मैकेनिज़्म को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक स्टडीज़। तो अभिक्रिया की गतिक अध्ययन के द्वारा या काइनेटिक स्टडीज़ के द्वारा भी हम मैकेनिज़्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक रिएक्शन जो अभी हमने देखी थी एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्शन या एल्कली के साथ उसकी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में
पहले एल्काइल हैलाइड के रूप में हम ले रही हैं मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा इसको कंपैरिजन कर रही हैं टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड के साथ। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है यहाँ पर, इसमें हमने देखा कि जो रेट है इसका, यदि हम रेट देखें माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड अपॉन dt इक्वल्स टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यानी यहाँ जो रेट है वो डिपेंड करती है दोनों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर, यानी एल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन पर एज वेल एज एल्कली या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन पर। जबकि टर्शरी हैलाइड के केस में ऐसा नहीं होता और यहाँ पे कंसनट्रेशन सोलरली डिपेंड करती है किस पे, एल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन पे। तो इसकी रेट यानी कि माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड अपॉन dt इक्वल्स टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो ये इस तरह से काइनेटिक स्टडीज़ के द्वारा हम रिएक्शन की रेट मैकेनिज़्म निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की एल्कली के साथ अभिक्रिया के लिए हम ऐसी मैकेनिज़्म हमें प्रपोज करनी होगी, निर्धारित करनी होगी, जिसमें ये दोनों आयंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हों। जबकि जो नीचे वाली अभिक्रिया है इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि पहले जो टर्शरी हैलाइड है ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होता हो और वो कार्बोनियम आयन जो है उस पर फिर आगे जो है जो भी हाइड्रोक्साइड आयन है उसका अटैक होता हो। तो इस तरह से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या मैकेनिज़्म को प्रपोज या निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़, यानी कि त्रिविम अध्ययन के द्वारा, त्रिविम रसायन के अध्ययन के द्वारा भी हम अभिक्रिया की गतिविधि का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हमने ये पहली एक रिएक्शन ली है जिसमें एसिमेट्रिक ये कार्बन है और इस पे चारों एटम्स हाइड्रोजन, हैलोजन, ड्यूटीरियम और फ्लोरीन ये जुड़े हुए हैं और इसमें जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, इन्वर्टेड यानी कि प्रतीप या उल्टा प्रोडक्ट, उल्टे ओरिएंटेशन वाला प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। जबकि ये नीचे वाला जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें यदि हम देखें यहाँ पर तो कार्बन पर ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप, CH2OH और CH2D। तो ये जो भी हमारा हैलाइड है इसका यदि हम आगे रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं बजाय इन्वर्टेड प्रोडक्ट के हमें कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वर्टेड, और जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो वाला प्रोडक्ट भी हमको मिलता है। यानी कि दोनों तरह के उत्पादों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी जहाँ की हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। इट मीन्स कि जो रिएक्टेंट है उसमें से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हम कह सकते हैं, वो जब निकल रहा है तो रियर साइड से या पीछे की तरफ से जो अदर रिएक्टेंट है वो उस सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है और चूँकि पीछे की साइड से आ रहा है तो पुश करने के कारण जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन है जहाँ पर कि हमने इस तरह का ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है, इसके केस में क्या होगा कि दोनों तरफ से हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा और इसीलिए हमें रेसमाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा कब होगा, इसके लिए हम क्या प्रपोज कर सकते हैं कि पहले इसमें से हैलाइड या ब्रोमाइड हटेगा, हटने से एक कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन बनने के कारण दोनों तरफ से, क्योंकि इसके पास में p लोब या जो p ऑर्बिटल है वो वेकेंट होगा और उस ऑर्बिटल की दोनों जो लोब्स हैं दोनों तरफ से रिएजेंट का अटैक हो सकता है और हमें रेसमाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा।
तो इस तरह से पहली रिएक्शन जो है वो SN2 रिएक्शन कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड रिएक्शन, और नीचे वाली रिएक्शन SN1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। ये जो ऑर्डर हैं ये अगेन ऊपर काइनेटिक स्टडीज़ से भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जैसे जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है फर्स्ट वाली रिएक्शन, इसके लिए हमें ऑर्डर मिला है 2। इसको हम प्रैक्टिकली, क्योंकि हमने जो प्रपोज किया है उसमें हमने क्या कहा कि जैसे जैसे ब्रोमाइड हटता जा रहा है वैसे वैसे रियर साइड से पीछे की तरफ से हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है, और इसलिए चूँकि दोनों एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हैं, यानी कि इसकी जो रेट है या इसका जो ऑर्डर है वो 2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रही है। लेकिन नीचे वाले में चूँकि क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ओनली ब्रोमाइड हट रहा है सबस्ट्रेट से, टर्शरी अल्काइल हैलाइड से, और कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इट मीन्स कि इसका ऑर्डर 1 होना चाहिए और रेट सिर्फ और सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे निर्भर करना चाहिए। तो इन स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ को हम काइनेटिक स्टडीज़ के साथ में कोरिलेट करते हुए फिर मैकेनिज्म बताएंगे। तो ये थी कुछ मेथड्स, कुछ विधियाँ किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करने के लिए। थैंक यू।